ITLS एकेडमी। हमारा आज का जो लेक्चर है उसमें हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हम पहले टॉपिक पढ़ रहे थे, दैट इज़ ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रिंसिपल्स एंड एप्लीकेशंस इन द डेयरी इंडस्ट्री। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन क्या है और ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन कैसे होता है, ये चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ी थी। हमने ये देखा था क्या होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, क्या होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और कैसे सेल स्वेल कर जाती है या फिर सेल प्लाज्मोलाइज्ड हो जाती है, दैट इज़ वाटर का लॉस कर देती है। अभी तक तो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के प्रिंसिपल्स हम देख रहे थे। आज हम एप्लीकेशंस देखेंगे कि डेयरी इंडस्ट्री में किस तरीके से ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का यूज़ किया जाता है। सो दिस इज़ पार्ट 2 एंड अगेन वेरी वार्म वेलकम एवरीवन, वेलकम टू ITLS एकेडमी। सो लेट अस स्टार्ट अवर लेक्चर। आज हम देखने वाले हैं जो रॉ मटेरियल यूज़ किया जाता है ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, उसकी कुछ विशेषताएं क्या हैं। तो सबसे पहला आता है क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उसकी क्वालिटी कैसी है। सो द डिफरेंट स्पीसीज, डिफरेंट वैराइटीज ऑफ सेम स्पीसीज एंड मैच्योरिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अलग अलग जो स्पीसीज होती हैं, अलग अलग उनकी वैराइटीज़ होती हैं कि स्पीसीज एक ही है लेकिन वैरायटी उनकी अलग अलग हैं, या फिर फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, इनकी जो मैच्योरिटी होती है, ये मेनली कंट्रोल वाटर लॉस एंड सॉलिड गेन इन द ऑस्मोटिक प्रोसेस। तो ऑस्मोटिक प्रोसेस में ये सारी चीज़ें करती क्या हैं, वाटर का लॉस करती हैं और सॉलिड का गेन करती हैं। अमंग डिफरेंट फ्रूट्स, अगर बहुत सारे अलग अलग फ्रूट्स की बात करें, सो वेरिएबिलिटी इज मेनली रिलेटेड टू द नेचुरल टिश्यू स्ट्रक्चर। वेरिएबिलिटी कहाँ से आती है, जो नेचुरल टिश्यू है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसी से रिलेटेड होती है वेरिएबिलिटी इन टर्म्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। और वेरिएबिलिटी नेचुरल टिश्यू में भी कहाँ से आती है कि जो सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके अलावा टिश्यू कॉम्पैक्टनेस कैसा है, कितना कॉम्पैक्ट टिश्यू है, कितनी क्लोज सेल्स अरेंज हैं या फिर बहुत दूर दूर से लूजली अरेंज हैं या टाइटली अरेंज्ड हैं, ये टिश्यू की कॉम्पैक्टनेस भी अफेक्ट करती है। नेक्स्ट आता है इनिशियल इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट। इनसॉल्युबल और सॉल्युबल सॉलिड कंटेंट। इसके अलावा इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस हैं या नहीं हैं, ये चीज़ भी रॉ मटेरियल की क्वालिटी को अफेक्ट करेगी। इसके अलावा एंजाइमेटिक एक्टिविटी ऑफ फ्रूट, जो भी फ्रूट है उस पर्टिकुलर फ्रूट की एंजाइमेटिक एक्टिविटी क्या है, ये भी अफेक्ट करेगी रॉ मटेरियल की क्वालिटी को। नेक्स्ट आता है जियोमेट्री ऑफ द मटेरियल। द जियोमेट्री ऑफ सैंपल पीसेस अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। जो सैंपल पीसेस की जियोमेट्री होती है वो ऑस्मोटिक बिहेवियर कैसा होगा, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन का बिहेवियर कैसा होगा, इसको अफेक्ट करती है। और ऐसा इसलिए ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ द सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि जो सरफेस एरिया होता है पर यूनिट वॉल्यूम पे चीज़ें इस पे डिपेंड करती हैं। जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन होगा वो डिपेंड करेगा कि सरफेस एरिया पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, उसी के हिसाब से ऑस्मोसिस की प्रोसेस होगी। इसके अलावा डिफ्यूज़न लेंथ ऑफ वाटर, वाटर की डिफ्यूज़न लेंथ क्या है, एंड सोल्यूट्स इन्वॉल्व्ड इन मास ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसपोर्ट में कौन कौन से सोल्यूट्स इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट आता है ऑस्मोटिक प्रोसेस पैरामीटर्स। ऑस्मोटिक प्रोसेस जो हो रही है उसके मेन पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि हम पहले लेक्चर में भी बात कर चुके हैं, वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जो रोल होता है वो सबसे ज़्यादा, सबसे अलग होता है और ये हमेशा अलग ही रहता है और सबसे इम्पोर्टेंट रोल भी टेम्परेचर ही प्ले करता है। So the most important variable affecting the kinetics of mass transfer during osmotic dehydration is temperature.
टेम्परेचर मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरिएबल है जो कि मास ट्रांसफर की काइनेटिक्स को अफेक्ट करता है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। द इंक्रीज इन टेम्परेचर इन्हेंसेस द लॉस ऑफ वाटर। जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है वाटर का लॉस बढ़ जाता है। और अब हमने पहले बात कर चुके हैं हम कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है, या तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के पोर का साइज बढ़ जाता है या इसके वेपोराइजेशन की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। अब इस पे हम डिटेल में डिस्कस प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो इस पे बहुत ज़्यादा हम टाइम बिल्कुल नहीं देंगे, लेकिन इतना पता है जो टेम्परेचर बढ़ता है तो ये वाटर लॉस को बढ़ा देता है, बट हैज़ लिटिल इफेक्ट ऑन द अपटेक ऑफ सॉलिड इनटू द फीड। जो सॉलिड अंदर आ रहा है फीड में उस पे इसका बहुत कम इफेक्ट देखा जाता है। आफ्टर इवैल्यूएशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इसके इवैल्यूएशन के बाद ऑन दी ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन पे किस तरीके से और कितना इफेक्ट डाल रहा है टेम्परेचर, इसके डिसीजन के बाद में ऑफ स्टार फ्रूट एंड कीवी, जैसे कि स्टार फ्रूट है, कीवी है, रिस्पेक्टिवली, इट वॉज रिपोर्टेड दैट सम अल्टरेशंस कैन अकर एट हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो कुछ अल्टरेशंस हो सकते हैं, कुछ चेंजेस, कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, जैसे कि स्वेलिंग एंड प्लास्टिसाइजेशन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। या तो स्वेलिंग हो सकती है या फिर सेल मेम्ब्रेन है वो प्लास्टिसाइजेशन का मतलब होता है एकदम प्लास्टिक जैसी हो जाती है, विच मेक द फ्रूट मोर परमेबल टू द पासेस ऑफ वाटर। और इससे क्या होता है, जो वाटर होता है इसके लिए पासेस बहुत ज़्यादा मिल जाता है, फ्रूट्स को वाटर के लिए बहुत परमेबल बना देती है और सॉलिड के एंट्रेंस के लिए भी ये परमेबल बना देती है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। द इंक्रीज इन द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, जैसे ही ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इट लीड्स टू एन इंक्रीज इन वाटर लॉस। इससे वाटर का लॉस इंक्रीज हो जाता है एंड सॉलिड्स गेन ऑफ द फ्रूट एंड वेजिटेबल सेल। और जो सॉलिड गेन होता है फ्रूट्स का और वेजिटेबल सेल्स का ये भी इंक्रीज हो जाता है, विच कुड बी एक्सप्लेन्ड बाई द ग्रेटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है बाई द ग्रेटर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कहाँ पे देखेंगे, ग्रेडियंट का मतलब ही हो जाता है कि किन्हीं दो चीज़ों की बात हो रही है, तो यहाँ पे होगा बिटवीन द फ्रूट एंड सॉल्यूशन रिजल्टिंग इन अ ग्रेटर डिहाइड्रेशन ड्राइविंग फोर्स। जो फ्रूट्स होते हैं और जो सॉल्यूशन होते हैं उनके बीच के कंसंट्रेशन ग्रेडियंट को देखा जाता है इन अ ग्रेटर डिहाइड्रेशन ड्राइविंग फोर्स। इंक्रीज इन ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कंसंट्रेशन, जैसे ही ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बढ़ती है, रिजल्टेड इन करस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन वाटर लॉस। वाटर लॉस में इसमें इंक्रीज हो जाता है टू इक्विलिब्रियम लेवल एंड ड्राइंग रेट। और इसके साथ ही ड्राइंग रेट जो होता है, ड्राइंग रेट भी बढ़ जाता है। Therefore, increased osmotic solution concentration leads to increased weight reductions। जब osmotic solution की concentrations बढ़ती हैं तो इसके साथ में ही weight का reduction भी बढ़ जाता है, weight कम होने लगता है, जो भी fruit है या product है जो भी। And this was attributed to the water activity of the osmotic solution। और इसका जो श्रेय जाता है वो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन की वाटर एक्टिविटी को जाता है, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और जो वाटर एक्टिविटी होती है इसके साथ में ये भी होता है कि इट डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन सोल्यूट कंसंट्रेशन। सोल्यूट की कंसंट्रेशन जैसे ही बढ़ेगी वाटर एक्टिविटी कम हो जाएगी। वाटर एक्टिविटी क्या होती है, आपने एक ग्लास में वाटर रखा, वाटर एकदम फ्री है, जब जितना ज़्यादा फ्री है उसकी एक्टिविटी उतनी ही ज़्यादा होगी, जहाँ चाहे वहाँ घूम सकता है। लेकिन आपने फिर क्या, उसी वाटर में आपने शुगर को ऐड कर दिया, आपने चीनी मिक्स कर दी। अब क्या हो, ये थोड़ा सा गाढ़ा भी हो जाएगा और जो शुगर आया है इसमें वो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स को बाइंड ही कर जाएगा। जब बाइंड कर जाएगा तो वहाँ पे फ्री वाटर की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। जब फ्री वाटर कम हो जाएगा
इससे क्या होगा, इससे सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ी तो वाटर की एक्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि जब वाटर ज़्यादा फ्री नहीं है तो वो ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं कर सकता, ज़्यादा एक्टिविटी भी नहीं कर सकता। इसी को बोला जाता है कि जैसे ही सोल्यूट की कंसंट्रेशन बढ़ती है वाटर की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है इन दी ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट आता है टाइप ऑफ ऑस्मो एक्टिव एजेंट। ऑस्मो एक्टिव एजेंट्स कितने प्रकार के होते हैं? The selection of proper osmoactive agent is of great importance. ऑस्मोएक्टिव एजेंट आप कौन सा ले रहे हैं, ये ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जिस टाइप का ऑस्मोएक्टिव एजेंट होता है उसी प्रकार से ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस चलती है। ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस यूज्ड इन फूड। जिन ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस का फूड में यूज़ किया जा रहा है मस्ट कंप्लाई विद स्पेशल रिक्वायरमेंट। उनकी कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनके साथ में इसको कंप्लाई करना चाहिए। दे हैव टू बी एडिबल। ये एडिबल होने चाहिए, खाने योग्य होने चाहिए जो भी ऑस्मोटिक सब्सटेंसेस हैं। विद एक्सेप्टेड टेस्ट एंड फ्लेवर। इनका जो टेस्ट है, इनका जो फ्लेवर है, ये अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छे लेवल का होना चाहिए। नॉन टॉक्सिक होने चाहिए। टॉक्सिक कोई भी टॉक्सिसिटी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टॉक्सिसिटी होगी जहर बन जाएगा तो आगे वो तो कॉम्प्लिकेशंस कॉज करेगा। इसके अलावा इनर्ट टू फूड कंपोनेंट्स। फूड कंपोनेंट्स जो हैं उनके साथ इनर्ट होने का मतलब ये है कि कोई भी रिएक्शन ना करें। पता चले कोई आपने ऑस्मोटिक सॉल्यूशन मिलाया, वो प्रोडक्ट के साथ में ही रिएक्शन कर गया, फिर तो वो कुछ और ही करने लगेगा। करना उसे कुछ था लेकिन करने वो कुछ लगेगा। एंड इफ़ पॉसिबल हाईली ऑस्मोएक्टिव। अगर पॉसिबल हो तो जो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है उसको हाईली ऑस्मोएक्टिव सॉल्यूशन यूज़ करना चाहिए। सॉल्यूशंस ऑफ शुगर्स आर मोस्टली यूज्ड। ज़्यादातर शुगर के सॉल्यूशंस का यूज़ किया जाता है टू डिहाइड्रेट फ्रूट्स एंड ग्लिसरॉल। फ्रूट्स एंड ग्लिसरॉल के डिहाइड्रेशन के लिए स्टार्च सिरप एंड सोडियम क्लोराइड आर यूज्ड फॉर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स के लिए स्टार्च सिरप या फिर सोडियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है फॉर द पर्पस ऑफ डिहाइड्रेशन। द कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन वेरियस ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस। अगर बहुत सारे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस को लिया जाए और उनके बीच में एक कंपेरेटिव स्टडी की जाए, so at constant solid concentration reported that mixed sucrose and salt solutions gave a greater decrease in product water activity। कि अगर सुक्रोज को मिक्स किया जाता है और सॉल्ट सॉल्यूशन को मिक्स किया जाता है तो फिर जो प्रोडक्ट है उसकी वाटर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा डिक्रीज देखने को मिलता है, कमी देखने को मिलती है कंपेयर्ड टू प्योर सुक्रोज सॉल्यूशन। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे सुक्रोज और साल्ट सॉल्यूशन को मिक्स किया गया था, तब जाके आपको वाटर एक्टिविटी देखने को डिक्रीज हुई मिली आपको। लेकिन जब सुक्रोज सॉल्यूशन प्योर सुक्रोज सॉल्यूशन ऐड किया तो वहाँ पे वाटर एक्टिविटी कम तो हुई, लेकिन उसका लेवल पहले वाले से थोड़ा सा अच्छा नहीं था, क्योंकि पहले वाले में ग्रेटर डिक्रीज हुआ था, बहुत ज़्यादा मात्रा में डिक्रीज हो गई थी वाटर एक्टिविटी। ऑल्दो वाटर ट्रांसपोर्ट रेट्स वर सिमिलर। वाटर ट्रांसपोर्ट के जो रेट थे वो सिमिलर थे ड्यू टू एक्सटेंसिव सॉल्ट अपटेक। एक्सटेंसिव सॉल्ट अपटेक की वजह से ट्रांसपोर्ट का रेट सेम ही रहता है, लेकिन वाटर एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ता है। एजिटेशन ऑफ ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक सॉल्यूशन का एजिटेशन कैसे होता है? The osmotic dehydration is enhanced by agitation और circulation। ये दो प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को बढ़ाया जा सकता है। ऑफ द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन अराउंड द सैंपल। जो भी सैंपल आपने लिया है उसमें जो भी ऑस्मोटिक सॉल्यूशन है उसको अगर आपने उसका ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन आपको बढ़ाना है तो या तो उसको एजिटेट कर दीजिए या फिर सर्कुलेट कर दीजिए।
Agitation ensures a continuous contact of the sample surface with concentrated osmotic solution. एजिटेशन जो होता है उसमें ज़रूरी होता है कि जो सैंपल की सरफेस है उसका कंटिन्यूसली कांटेक्ट होता रहे ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के साथ में, सिक्योरिंग अ लार्ज ग्रेडियंट एट द प्रोडक्ट और सॉल्यूशन इंटरफेस, ताकि जो सॉल्यूशन है उसमें उसका इंटरफेस जो है वहाँ पे एक हैवी ग्रेडियंट, एक लार्ज ग्रेडियंट बन के रेडी हो। इन सम स्टडीज़ ऑन ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन, अगर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की कुछ स्टडीज़ की बात करें, इट वॉज ऑब्जर्व्ड दैट एजिटेशन फेवर्स वाटर लॉस। जो एजिटेशन की प्रोसेस होती है ये वाटर लॉस को फेवर करती है, ये वाटर का लॉस कराती है, स्पेशली एट लो टेम्परेचर। मेन बात तो यही होती है क्योंकि आपको वाटर लॉस कराने के लिए टेम्परेचर ज़्यादा देना होता है, लेकिन जो एजिटेशन है वो लोअर टेम्परेचर पे ही वाटर का लॉस करा दे रही है, तो यही तो चाहिए, इससे बेहतर क्या हो सकता है। और ये लगभग 30 डिग्री से भी कम का टेम्परेचर लेती है, वेयर विस्कोसिटी इज हाई एंड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेजेस ऑफ ऑस्मोसिस। The studies were conducted to compare the effect of agitation. एजिटेशन के इफ़ेक्ट क्या होते हैं इनको कंपेयर करने के लिए बहुत सारी स्टडीज़ कंडक्ट की गई एंड नॉन एजिटेशन ट्रीटमेंट्स, और बहुत सारे नॉन एजिटेशन ट्रीटमेंट्स दिए गए। द एजिटेटेड सैंपल एग्जिबिटेड ग्रेटर वेट रिडक्शन, जो एजिटेटेड सैंपल था उसमें बहुत ज़्यादा वेट रिडक्शन देखने को मिला, अकॉर्डिंगली वाटर लॉस देन नॉन एजिटेटेड सैंपल, और जो नॉन एजिटेटेड सैंपल थे उनमें वाटर लॉस उतना देखने को नहीं मिला जितना कि एजिटेटेड सैंपल्स में देखने को मिला। और जब बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो गया तो ऑब्वियस सी बात है वेट में कमी आ जाएगी, वेट रिड्यूस हो जाएगा। द एजिटेशन और स्टायरिंग प्रोसेस कैन प्रमोट द टर्ब्यूलेंट फ्लो, जो एजिटेशन या स्टायरिंग की जो प्रोसेस होती है ये टर्ब्यूलेंट फ्लो को प्रमोट करती है, रिजल्टिंग इन द इंक्रीमेंट ऑफ लिक्विड डिफ्यूज़न, और इस तरीके से ये लिक्विड के डिफ्यूज़न में इंक्रीमेंट कर देती है, बढ़ोतरी कर देती है ड्यूरिंग ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट्स फॉर ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग। ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन प्रोसेसिंग के लिए कौन कौन से इक्विपमेंट्स का यूज़ किया जाता है। सो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन इज़ अ नॉन थर्मल डिहाइड्रेशन प्रोसेस, इसमें थर्मल टेम्परेचर का यूज़ नहीं किया जा रहा है, हीट का यूज़ नहीं किया जा रहा है। मोर एफिशिएंट दैन द कन्वेंशनल ड्राइंग ऑपरेशन, जो कन्वेंशनल ड्राइंग ऑपरेशंस होते हैं, ड्राई करने के जो प्रोसेसेस होते हैं ये उनसे काफ़ी एफिशिएंट है। इट इज़ यूज्ड टू प्रोड्यूस इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड, इंटरमीडिएट मॉइस्चर के फूड बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। एज ए प्री ड्राइंग स्टेप टू रिमूव 50% मॉइस्चर फ्रॉम द फूड, क्योंकि 50% मॉइस्चर जो होता है वो इनिशियल स्टेप पे ही, प्री ड्राइंग स्टेप पे ही रिमूव हो जाता है, इसलिए इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाता है। अब इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, इसके लिए कुछ क्राइटेरिया दिए गए हैं। सो चॉइस ऑफ इक्विपमेंट इज़ बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। सबसे पहला है टाइप ऑफ प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है, पीरियोडिक है या कंटिन्यूअस है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस ऑफ फूड टू मैकेनिकल डैमेज, अगर कोई भी तरीके का फूड को मैकेनिकल डैमेज हो रहा है तो उसके लिए कितना रेजिस्टेंस है वहाँ पे। नेक्स्ट क्राइटेरिया है शेप ऑफ फूड, फूड का शेप क्या है, पूरा है या फिर वो पीसेस में कटा हुआ है। ससेप्टिबिलिटी ऑफ फूड टू ऑक्सीडेशन इन कांटेक्ट विद एयर, जब एयर के साथ में कांटेक्ट में आता है फूड तो उसमें ऑक्सीडेशन किस लेवल में होता है नहीं होता है, या ऑक्सीडेशन की ससेप्टिबिलिटी कितनी है, ये भी एक बहुत क्राइटेरिया अच्छा है ताकि इक्विपमेंट को इजीली चूज़ कर सकें आप। नेक्स्ट है रिलेटिव मूवमेंट ऑफ फेजेस, फेजेस का रिलेटिव मूवमेंट कैसा है, सॉलिड है या लिक्विड फेज है।
नेक्स्ट आता है पॉसिबिलिटी टू कंट्रोल प्रोसेसिंग पैरामीटर्स। जो प्रोसेसिंग पैरामीटर्स हैं उनको कंट्रोल आप किस लेवल तक कर सकते हैं, कंट्रोल है भी या नहीं है, इन सब की क्या पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट आता है इन्वेस्टमेंट एंड रनिंग कॉस्ट। इन्वेस्टमेंट उस प्रोसेस में आप कितना लगा रहे हैं और उस इक्विपमेंट को रन करने की कॉस्ट कितनी पड़ रही है। ये चीज़ें भी इक्विपमेंट की चॉइस का एक क्राइटेरिया बनाती हैं। अब ये तो थे इक्विपमेंट के चॉइस के क्राइटेरिया। अब आता है द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन कैन बी कैटेगराइज्ड एज फॉलोज। जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है इसको कैसे कैटेगराइज किया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है दोज इन विच फूड इज इमर्स्ड इन द ऑस्मोटिक सॉल्यूशन। ऐसे प्रोसेस जिनमें कि जो फूड होता है उसको ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में इमर्ज कर दिया जाता है, दैट इज डुबो दिया जाता है। दूसरे टाइप की कैटेगरी हो सकती है दोज इन विच सॉल्यूशन इज इंट्रोड्यूस्ड ऑन टू द फूड। फूड रखा हुआ है, इसके ऊपर से आपने सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस करा दिया। अगले टाइप का है दोज इन विच ऑस्मोटिक सब्सटेंस इन सॉलिड स्टेट इज कंसंट्रेटेड इज कॉन्टैक्टेड विद फूड। जो ऑस्मोटिक सब्सटेंस होता है वो सॉलिड स्टेट का है और फिर उसको फूड के साथ में कॉन्टैक्ट करा दिया गया। अगली कैटेगरी है दोज इन विच रिड्यूस्ड प्रेशर इज यूज्ड टू फैसिलिटेट मास ट्रांसफ़र। जिसमें रिड्यूस्ड प्रेशर का यूज़ किया गया है ताकि मास ट्रांसफ़र को कराया जा सके। तो ये कुछ कैटेगरीज हैं जिनमें कि आप ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को कैटेगराइज कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि वो प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा आप ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन को करवा सकते हैं। अब आता है सॉलिड ऑस्मोटिक सब्सटेंस कॉन्टैक्टेड विद फूड। फूड के साथ में सॉलिड ऑस्मोटिक सब्सटेंस का कॉन्टैक्ट कैसे कराया जाएगा। The lowest solution and food ratio is obtained when a solid osmotic substance is contacted with food. जब सॉलिड ऑस्मोटिक सब्सटेंस को फूड के साथ में कांटेक्ट कराया जाता है तो जो फूड का रेशियो मिलता है, लोवेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। जो सॉल्यूशन है उसका रेशियो होता है वो लोवेस्ट सॉल्यूशन मिलता है। क्रिस्टल्स ऑफ शुगर और मिक्सचर ऑफ शुगर, शुगर के या तो क्रिस्टल्स हो सकते हैं या तो मिक्सचर हो सकते हैं। एंड सॉल्ट आर मिक्स्ड विद फूड पीसेस। अब सॉलिड के कांटेक्ट कराने वाली प्रोसेस में करते क्या हैं, आपका ये फूड है, फूड के साथ में शुगर डाल दी, शुगर के क्रिस्टल्स डाल दिए या शुगर का मिक्सचर डाल दिया, प्लस इसमें सॉल्ट को ऐड कर दिया। किसी भी बड़े जो इक्विपमेंट है जिसमें आप बना रहे हैं, तो अब ये जो आपका ऑस्मोटिक सब्सटेंस है फूड उससे कांटेक्ट में तो आ ही गया इन अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन, और ये नहीं कि किसी भी मात्रा में ऐड कर दिया। एक अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन होगा जिसमें कि आपको इन सारी चीज़ों को ऐड करना है। एंड टम्बल्ड इन स्लोली रोटेटिंग सिलेंड्रिकल टैंक, और इसको टम्बल किया जाता है, इसको ऐसे घुमाया जाता है। स्लोली रोटेटिंग सिलेंड्रिकल टैंक, टैंक्स होते हैं सिलेंड्रिकल शेप के, उसमें इसको धीरे धीरे से घुमाया जाता है। वेट बट सॉलिड ऑस्मोटिक सब्सटेंस इज सेपरेटेड फ्रॉम फूड। जो सॉलिड ऑस्मोटिक सब्सटेंस होता है, हो सकता है कि फूड के कांटेक्ट में आने के बाद में ये वेट हो गया हो, इसको सेपरेट कर दिया जाता है फूड से ऑन वाइब्रेटिंग स्क्रीन। फूड से सेपरेट भी एक ऐसी स्क्रीन पे करते हैं जो कि नीचे से वाइब्रेट हो रही होती है। अब यहाँ पे इसको रख दिया जाता है। However, some crystals stick to the food surface. कुछ क्रिस्टल्स ऐसा होता है जो फूड है उससे चिपके हुए रह गए, तो उस केस में क्या करना है, कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन दी पैकेजिंग और फर्दर प्रोसेसिंग ऑफ ऑस्मोटिक मटेरियल। तो इसलिए इनको वाइब्रेटिंग डिस्क पे रखा जाता है ताकि ये अगर नीचे से वाइब्रेट होता रहेगा तो बहुत चांसेस हैं कि ये जितने भी क्रिस्टल्स यहाँ पे चिपक गए हैं बाहर से, ये सब निकल जाएंगे। और अगर ये चिपके रह जाते हैं तो ये पैकेजिंग में प्रॉब्लम कर सकते हैं, या फिर जो ऑस्मोटिक मटेरियल है आपका उसकी फर्दर प्रोसेसिंग में बहुत सी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर सकते हैं।
नेक्स्ट आता है इक्विपमेंट वर्किंग अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। रिड्यूस्ड प्रेशर में इक्विपमेंट को वर्किंग कैसे कराई जाती है। The vacuum impregation of the porous product consisting of exchanging the internal gas or liquid occluded in open pores for an external liquid phase। जो वैक्यूम इम्प्रेगनेशन होता है पोरस प्रोडक्ट का, इसमें इंटरनल गैस जो होती है और जो लिक्विड होता है ओपन पोर्स में, इनके एक्सचेंज के लिए सरफेस होती है, क्योंकि जब पोर्स हैं तो पोर्स एक जगह से दूसरी जगह आदान प्रदान करने में तो मदद करते ही हैं, और ऐसा होता है ड्यू टू द एक्शन ऑफ हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म। एक हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म होती है जिसकी वजह से जो लिक्विड ऑक्लूडेड इन ओपन पोर्स फॉर एन एक्सटर्नल लिक्विड फेस, और ये प्रमोट किया जाता है बाई प्रेशर चेंज। प्रेशर में चेंज की वजह से ही ये हाइड्रोडायनेमिक मैकेनिज्म देखी जाती है। It was reported that the pulsed vacuum osmotic dehydration increases the mass transfer। जो पल्स वैक्यूम ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन है ये मास ट्रांसफर को इंक्रीज करता है। स्टैटिक और पल्स्ड वैक्यूम प्रोसेसिंग ऑफ इमर्स्ड फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्ट फैसिलिटेट्स ऑस्मोटिक डी वाटरिंग। जो स्टैटिक या पल्स्ड वैक्यूम प्रोसेसिंग होती है इमर्स्ड फ्रूट की, इमर्स मतलब ऑस्मोटिक सॉल्यूशन में आपने फ्रूट्स को इमर्स करके रखा हुआ है, तो जो वेजिटेबल होते हैं वेजिटेबल प्रोडक्ट ये ऑस्मोटिक डी वाटरिंग को फैसिलिटेट करते हैं। इक्विपमेंट यूज्ड इन दिस प्रोसेस कैन बी ऑफ एनी टाइप। जो इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस में वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं जो कि हमने प्रीवियसली प्रेजेंटेड बट रिक्वायर हर्मेटिक डिज़ाइन, जो हम पहले ही अभी डिस्कस कर चुके हैं। 2 लेक्चर्स में हमने इस चैप्टर को कंप्लीट किया है, तो हम बहुत सारे टेक्निक्स, बहुत सारी प्रोसेसेस देख चुके हैं जिनके द्वारा ये ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन या फिर ऑस्मोटिक डी वाटरिंग की प्रोसेस की जाती है। तो उनमें से किसी भी टाइप को यूज़ किया जा सकता है ताकि जो ऑस्मोटिक डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है उसको करवाया जा सके। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस सेशन। अगर आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से जाके कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो करिए ITLS अकेडमी को ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप एंड लिंक्डइन पे। इसके अलावा हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और आप गूगल प्ले स्टोर से हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल। If you are having any doubt or any query, then feel free to contact on our helpline number. Thank you very much everyone. Thank you very much again for watching this session.